कला की दुनिया में अपना योगदान देने वाले नोएडा फिल्म सिटी, मारवा स्टूडियो और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मारवा, जिन्हें 1000 से अधिक राष्ट्रीय, 230 अंतर्राष्ट्रीय और 20 मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। 147 देशों के 30,000 से अधिक छात्रों को मीडिया के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने वाले, वर्तमान में 127 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत जानी मानी हस्ती डॉक्टर संदीप मारवा की जिंदगी के सफ़र के बारे में जानते हैं इस कार्यक्रम सफ़र जिंदगी का में। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार, हमारा शो सफ़र ज़िंदगी में आपका स्वागत करते हैं। सर हमारा जो ओस्का ऑर्गेनाइजेशन है वो एक शो लेकर आ रही है जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो उसमें आपको रोल मॉडल के रूप में हमने आपको चुना है। तो सर जो हमारे दर्शक हैं वो आपके सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं कि शून्य से शिखर तक पहुंचने में आपने बहुत मेहनत करी जी। मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछ सकता क्योंकि नहीं, पूछिए उपलब्धियों में पहुंचे सर। मैं आपके वेबसाइट पे जाके जब मैं उसको रीड कर रहा था तो मैं सुन रहा, मैं खुद घबरा रहा था कि मैं कैसे क्या पूछूं, इतनी ज़्यादा उपलब्धियां। तो सर मेरे जैसे और भी जो दर्शक हैं वो आपके सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं कि शून्य से शिखर तक पहुंचने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, ज़िंदगी का सफ़र है, बड़ा सुहाना होता है और हर आदमी की ज़िंदगी की एक कहानी होती है। और अगर आप किसी का भी ये खाता खोलेंगे तो आपको उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ इतना खूबसूरत, इतना मज़ेदार और इतना रसीला मिलेगा कि आप किसी से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस बार मुझे चुना है और मुझे खुशी है कि आप यहाँ पधारे हैं मारवा स्टूडियो में। मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं खुद सोच रहा हूँ इस वक्त, लेकिन ये है कि आपकी जो कहानी है वो आपके स्कूल और कॉलेज से शुरू हो जाती है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की शिक्षा मिली है घर से और आपके स्कूल और कॉलेज से। अगर आपके संस्कार अच्छे बन गए हैं, अगर आपकी सोच अच्छी बन गई है, तो मुझे पूरा विश्वास ये लगता है कि आप कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। और शायद ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। एक अच्छा स्कूल सरदार पटेल विद्यालय जो आज भी उतना ही सुलझा हुआ माना जाता है जितना हमारे वक्त में था। वहाँ से निकलने के बाद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो अपने आप में एक मकाम हासिल कर चुका था, उसमें वहाँ मैंने पढ़ा। तो 12 साल की 11 साल की शिक्षा स्कूल की, 3 साल की कॉलेज की शिक्षा। तो इन दोनों संस्थानों ने मेरे अंदर भारतीय संस्कार भरे, क्योंकि नाम भी ऐसे थे, पहले सरदार पटेल और फिर उसके बाद भगत सिंह। तो आप सोच सकते हैं कि देश के प्रति जो प्यार था वो बचपन से ठूस ठूस के भरता चला गया। जहाँ तक घर की बात है, मैं तो खुद एक रिफ्यूजी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 1947 के अंदर भारत का जब विभाजन हुआ था तो आज जो पाकिस्तान है वहाँ से दिल्ली तक बड़ी मुश्किल हालातों में यहाँ पहुँचे थे। घर बार, पैसा, पदारत, मान मर्यादा, इज्जत, सभी कुछ तो वहाँ छूट गया था। और वहाँ से ये लोग कुल मिला के 200 रुपये लेकर यहाँ दिल्ली पहुँचे थे। तो हमने बचपन से ही अपने पिताजी को, माताजी को मेहनत करते देखा। उन्होंने हमें किस तरीके से बड़ा किया, किस तरीके से हमारा पोषण हुआ, हम लोग आगे बढ़े। और एक एक रुपए की कद्र, एक एक आदमी की कद्र, एक एक भावों की हमें कद्र जो है वो समझ आई कि किस तरीके से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात जो मैं इस सारी बात को ख़त्म करते ये कहूँगा कि आपका माहौल जो है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको एक अच्छा नेता बनाता है, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है आपको। और सारी बातों से ऊपर है कि अगर आप अच्छे इंसान बन गए हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सर जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो जैसे ये आफ्ट, ये आपने एक फिल्म सिटी जो आपने यहाँ ओपन करी है नोएडा में, तो इसके बारे में सर जैसे कि मैंने पढ़ा था कि आप एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और सोशल वर्कर हैं। तो सर ये सब कैसे
कैसे ख्याल आया आपके मन में? नहीं देखिए, मैं तो स्कूल और कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट जो था वो थिएटर, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, क्रिएटिव साइड में था। और स्कूल में मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत चर्चित भी था। इसी तरीके से मैं कॉलेज में चर्चित हो गया, तो लोगों ने मुझे पहचान लिया कि भाई ये कुछ करेगा। मुझे लगता है मुझे स्कूल और कॉलेज से भी बहुत सारी ऐसी इंकरेजमेंट मिली, जहाँ मेरा मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई था उन दिनों में। और जब मैं खुद किसी संस्थान में जाकर शिक्षा लेना चाहता था, तो अफसोस इस बात का हुआ कि वो संस्थान भी मुझे नहीं लुभा पाया, क्योंकि वहाँ पर वो कोर्सेज नहीं थे जिन कोर्स को मैं खुद करना चाहता था। तो कुछ हताश होकर संस्थानों से, कुछ हताश होकर बम्बई की फिल्म नगरी से जब मैं दिल्ली वापस आया, तो मैंने ये सोचा कि हम लोग उत्तर भारत से वेस्ट इंडिया की तरफ, बम्बई की तरफ क्यों भागते हैं? ऐसा क्यों नहीं कुछ हो कि हम लोग यहीं पर ही अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें? तो तब विचार आया कि एक फिल्म सिटी का होना अनिवार्य है। और 1986 के अंदर मैंने ये प्लान बनाया, और तब जाकर मैं इस प्लान को लेकर गली गली घूमता रहा, लेकिन किसी ने मुझे भाव नहीं दिए। और अफसोस इस बात का हुआ कि जितने भी मैं सरकारी संस्थानों में गया, चाहे वो DDA, MCD, NDMC, LNDO, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, कोई आदमी भाव नहीं दे सका, कोई मिलना ही नहीं चाहता था, कोई इस बात पे सोचना ही नहीं चाहता था कि फिल्म सिटी भी उत्तर भारत में हो सकती है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य अच्छा था कि मैं नोएडा के एक चेयरमैन को मिला, और जब मैंने उनको ये बात कही तो उन्हें इसकी बात की बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे इस बात का जिक्र किया कि देखिए, हमारे पास ज़मीन भी है और हमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत भी है। और तब जाकर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ। तकरीबन 1 साल लगा इस प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने के लिए। बहुत सारे कागज़, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा रिसर्च वर्क मुझे सबमिट करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा यूपी सरकार ने किया। और जब नोएडा से लखनऊ तक ये पूरा प्रोजेक्ट गया, तो उन दिनों में लेट वीर बहादुर सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर होते थे, और उन्हें भी फिल्मों का थोड़ा सा शौक होता था। तो उन्हें लगा कि ये प्रोजेक्ट लिया जा सकता है। तो जो प्रोजेक्ट 1986 के दिसंबर में सबमिट हुआ, वो 1987 के दिसंबर में पास हुआ। मार्च 1988 के अंदर आवंटन हुआ, और उसके बाद हमें 3 साल का वक्त दिया गया स्टूडियोज़ बनाने का। तो हम लोगों ने 1991 में 10 मार्च 1991 को मारवा स्टूडियो उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो बनकर तैयार हो गया, और लोगों ने मुझे नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहना शुरू कर दिया। तो एक प्रोजेक्ट डाला, एक सपना था, और उस सपने को साकार करने के लिए उस पर कई महीनों की मेहनत थी। तो ये कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि अपने सपनों को आप कभी मत टालिए, उनमें जान डालिए। जो ख्वाब आपने रात को सोते हुए देखे हैं, उन्हें फिर जागते हुए देखना शुरू करिए, यही उसका मज़ा है। तब जाकर ये ख्वाब जो है पूरे होते हैं। और नोएडा फिल्म सिटी एग्जिस्ट हुआ, पहला स्टूडियो आया, एक एक करते हुए पहले 12 लोग थे, फिर आज 16 लोग हैं, और 16 लोगों ने यहाँ पर आकर अपने स्टूडियो चालू किए, और हम लोग दुनिया की एकमात्र आज एक ऐसी फिल्म सिटी बन चुके हैं। आज मैं 2024 की बात करता हूं, जो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग फिल्म सिटी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर है, 25 एकड़ इंडोर है, 16 स्टूडियो हैं। 16 स्टूडियो में से करीब 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। यहाँ पर 17,000 आदमी काम कर रहा है 8 घंटे की 3 शिफ्ट में। और आप समझिए कि जो कास्केडिंग इफेक्ट है, वो तकरीबन 1.5 लाख लोग अपनी रोजी रोटी इस फिल्म सिटी की वजह से कमा रहे हैं। तो मुझे आज ये बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सका। सर, मैं जब सर्च कर रहा था, रिसर्च आपके उस पर, तो मैं देखा सर आपके बहुत सारे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो उसके बारे में सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यही बन गया कि एक फिल्म सिटी मेरे हाथ से बन के तैयार हो गई। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जब हम लोगों ने स्टूडियो चालू किया। हमने कोई काम ऐसा मना नहीं किया जो हम कर सकते थे और नहीं किया। तो जो जोड़ते जोड़ते मैं कहूँगा कि हम लोगों ने तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, हम लोग तकरीबन 125 फीचर फिल्मों के साथ 9 भाषाओं में जुड़े, और 5,000 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग फिल्मों का हमने निर्माण किया। और मारवा स्टूडियो जो है वो अपने आप में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बन गया।
क्योंकि यहाँ से जो सभी चैनल, क्योंकि ये तो सबसे पुराना स्टूडियो है, तो पहला चैनल मान लीजिए जी, फिर सहारा, महुआ, प्रज्ञा, ईटीवी, बीटीवी, आईटीवी, एनडीटीवी, स्टार टीवी, स्टार न्यूज़, ये सभी चैनल यहाँ से शुरू हुए और अब ये सभी चैनल अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं और ये सब जोड़ जाड़ कर इतना काम किसी भी स्टूडियो ने अब तक नहीं किया है। तीसरा हमारा रिकॉर्ड बना जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन खोला, तो हम लोगों ने 2 साल स्टूडियो चलाने के बाद ये महसूस किया कि इन तमाम फिल्म सिटी में एक मैन पावर की बड़ी ज़बरदस्त कमी है और इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही थी, तो इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी नज़र आनी शुरू हुई। तो जब हम लोगों ने एकेडमी शुरू की, एक बुटीक एकेडमी के नाम से, मतलब AAFT के नाम से हमने शुरू किया, वो और बात है कि आज ऊपर वाले की दया और हम लोग यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने इस 31 साल की एजुकेशन के दौरान 30,000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल तैयार किए, 75 से भी ज़्यादा कोर्सेज हम लोगों ने डिज़ाइन किए और 145 मुल्कों से बच्चों को यहाँ लाकर पढ़ाया। ये अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय हमारा रिकॉर्ड बना। बहुत कुछ और भी जोड़ा जा सकता है इस रिकॉर्ड के अंदर, लेकिन इसी में ही रिकॉर्ड बन गया। हमारा अगला रिकॉर्ड बना जब हम लोगों ने यहाँ से फिल्म प्रोडक्शन का काम शुरू किया। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अब तक 3600 शॉर्ट फिल्में बना चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को काम दिया है, जो मेरे पास 140 देशों से भी ज़्यादा मुल्कों से यहाँ आए और इतना काम किसी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर अब तक किसी ने नहीं किया। तो ये अपने आप के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। हम लोगों ने यहाँ से एक इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न क्लब शुरू किया 31 साल पहले और देश भर और दुनिया भर के सभी महारथियों को और किसी न किसी फील्ड के जहाँ भी उन्होंने नाम कमाया है और काम कमाया है, उन लोगों को इस क्लब के साथ जोड़ा। लेकिन इस क्लब का सबसे बड़ा तात्पर्य ये था कि हम लोग इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ सकें। तो हम लोगों ने पहले दिन से ही काम करने शुरू किए। हम लोग तकरीबन अभी तक 7,500 इवेंट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 30 लाख लोगों को हम लोग यहाँ जोड़ चुके हैं 156 मुल्कों से। तो ये अपने आप में एक 2 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गए। एक फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म का शब्द जो हमने 31 साल पहले इंग्लिश डिक्शनरी को दिया था, तो कोई जानता नहीं था। आज सारी दुनिया इस शब्द को लेकर वार्तालाप कर रही है। और तो ये भी एक 2 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, 7,500 इवेंट हर जॉनरे के और तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा लोग। तो इस तरह करते करते बेसिकली क्या, देखिए, हमने ना तो रिवॉर्ड के लिए काम किया ना रिकॉर्ड्स के लिए काम किया, हम काम करते चले गए। मैं तो इतना जाता हूं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो काम करते गए तो उसका रिजल्ट भी हमें मिला। और मैं तो कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज ये संस्थान जो है वो एकमात्र ऐसा संस्थान है पूरे देश के अंदर जिसे सबसे ज़्यादा दफ़ा नवाजा जा चुका है। हम 230 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देश के लिए लाए और करीब 1500 दफ़ा मुझे मंच पे चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां मुझे 40 से भी ज़्यादा नेशनल अवार्ड, 40 से भी ज़्यादा स्टेट अवार्ड और बाकी तो सोशल, कल्चरल, फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर संस्थानों ने हमें नवाजा है। तो इस तरह बहुत सारे अवार्ड बनते गए, लेकिन ये कारण नहीं था हमारा काम करने का। इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं इतना जानता हूं कि जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, जब आपको अपने काम के प्रति मोहब्बत है, तो आपको खुद ब खुद लोग बुलाकर अवार्ड देंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कुछ फोरम आप चला रहे हैं, जैसे गांधी जी के ऊपर, श्री राधा कृष्णन और भगत सिंह के उस पर, और एक अपना घर नाम से कुछ ऐसे फॉर्म, सर अपना स्कूल के उसमें, जिसमें विद्यार्थियों को जो नहीं स्कूल जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये फॉर्म और अच्छे लोगों के नाम से, सर कैसे आइडिया है? जितना हम लोग काम फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया के लिए कर रहे हैं, उतना ही काम हम लोग साथ में सोशल वर्क भी कर रहे हैं। मैं 127 संस्थाओं को चेयर कर रहा हूँ इस वक्त, और इनमें से करीब 100 संस्थाएं जो हैं वो बिना
पैसे के काम किया जाता है, जिसके अंदर करीब आज की डेट में 77 ऐसी संस्थान हैं, ऐसे संस्थाएं हैं जो विदेशों से जुड़ी हुई हैं। ये भी हमारा एक नौवां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसमें 77 देशों की सरकारों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हम इन 77 देशों के लिए दिन रात एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने समझा है कि अगर हम इन लोगों के देशवासियों के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस एक तो इनके देश को यहाँ पर उज्जवल और उजागर करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे अपने देश को इनके मुल्कों में उजागर करना है। वो हमारा ध्येय है, हमारा पर्पस है। तो इन सारी संस्थाओं का काम करने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि हमने आज से 33 साल पहले एक बाय लाइन दी थी, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। मैंने इस बात को समझ लिया था आज से 33 साल पहले कि अगर आप दुनिया को और दुनिया वालों को अगर जोड़ सकते हैं तो वो सिर्फ कला और संस्कृति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी फ़र्क है, सोच विचार इतना अलग है, हमारे धर्म, हमारी जातियाँ, हमारी विचारधाराएं ये इतनी अलग हैं कि लोगों को जोड़ना इसके ज़रिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ही ऐसी चीज़ बचती है, वो है कला और संस्कृति, जिसके ज़रिए आप दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम मुल्कों को जोड़ सकते हैं। और उसको हमने अपना मुद्दा माना है, उसको वो हमारा पर्पस है आज, और उसी के ज़रिए सारी मेरी संस्थाएं जो हैं वो घूम रही हैं, जूझ रही हैं, लड़ रही हैं, काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और जहाँ तक बिल्कुल ही आपने जो नाम लिया अपना स्कूल का, ये एक छोटी सी संस्था हमने शुरू की थी 8 बच्चों के साथ। आज 800 बच्चा करीब 14 स्कूलों में यहाँ नोएडा के अलग अलग स्लम्स में पढ़ रहा है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो उनको हम सरकारी स्कूलों में एडमिट करा देते हैं, और जहाँ उनकी जो पढ़ाई की ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन स्कूलों के ज़रिए बच्चों को पढ़ना का मौका मिलता है, नहीं तो ये बच्चे जो हैं गलियों में, कूचों में, कीचड़ों में, नालियों में खेलते रहते थे। तो हमें बहुत दुख हुआ इस सोचकर कि इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए आगे आने का। मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो अब सरकारी स्कूलों में जमा हो चुके हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो हमारे इन तमाम क्रिएटिव सेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ हमारे बड़े बड़े मेले होते हैं, जहाँ हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये बच्चे उनका भी हिस्सा बनते हैं। इन्हें भी मौका मिलता है स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का, गाना गाने का, नाटक करने का, फिल्मों में काम करने का। और इससे जो एक नई जागृति आई है इस पूरी कौम के अंदर, उससे हमें फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनका रुझाव पढ़ाई की तरफ बन गया है। जो ये पहले पढ़ना ही नहीं चाहते थे, अब इनका रुझाव बन गया है, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। तो इस तरीके से हर संस्था कहीं ना कहीं एक मकसद लेकर, एक देश को उजागर करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही है। सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। क्वेश्चन नहीं, बस आपके मार्गदर्शन में बस आपके विचार सुनना चाहूँगा सर। जो आपकी उपलब्धियाँ हैं उनका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये तो किसी भी संस्था का जो हेड होता है वो मुकुट तो ज़रूर पहनता है, लेकिन उस मुकुट में जो मोती जड़े होते हैं वो उसके मेंबरान होते हैं, उसका स्टाफ होता है, उसके दोस्त यार रिश्तेदार होते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ मैं भी सोचता हूँ कि मेरे जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एक आवाज़ पे काम कर रहे हैं। सारा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ, ये सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, ये श्रेय मैं अपने भाई बहन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया आगे आने का। मुझे जब कोई आगे लाने की कोशिश कर रहा होगा तो ये तय है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ कर रहा होगा, किसी कोई पढ़ाई, कोई समय, कोई रिलेशन, कोई अपने भावों का सेक्रीफाइस कर रहा होगा। और शायद ऐसा बहुत कुछ मेरे अपने खुद इन संस्थान में है कि क्योंकि मैं कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ। मैंने एक बात ये ज़रूर बार बार कही है कि कड़ी मेहनत से आप अपने हाथ की रेखाओं को भी बदल सकते हैं।
लोग कहते हैं कि आपके हाथ में लिखा नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और अपने कार्य से मोहब्बत करेंगे तो आप अपनी रेखाओं को भी बदल सकते हैं। तो ये बात लोगों को यकीन कर लेनी चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं। और मेरी पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनको मेरे कार्य में विश्वास है। मैं पहले कई बार सोचता हूँ, हर काम करने से पहले उस पर रिसर्च करता हूँ और जब मुझे विश्वास हो जाता है कि ये हम लोग करने के योग्य हैं तो उसमें फिर मैं छलांग लगा देता हूँ। सर, जैसे मैं स्टडी कर रहा था आपके ऊपर, केस स्टडी 27 देशों में केस स्टडी आपके ऊपर है। आप तो पूरी एक ग्रंथ मैं बोल सकता हूँ, आप एक ग्रंथ हो। अगर हम लगे रहे, बात करते रहे, मुझे लगता है कि हमारी बात नहीं ख़त्म होगी, चलती रहेगी। फिर हम कभी मौका आपसे, आपका आशीर्वाद लेने फिर हम आएंगे। सर, अंत में हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आप मैसेज लास्ट में कुछ देना चाहिए। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी है, हर कदम पे कहीं ना कोई मुसीबत खड़ी होती है, लेकिन अगर आप बुलंद हैं, अगर आप में जोश है, लगन है, उम्मीद है, तो आप इन तमाम रेखाओं को पार करिए और आगे बढ़िए। विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। सर, बहुत बहुत आपका सर हम धन्यवाद करना चाहते हैं, मैं अपने ओस्का ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड कल्चर अवेयरनेस की तरफ से। और सर, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा कभी भी। तो सर, आप हमारे शो में आए, आप उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर हम हाजिर होंगे एक नए महानुभाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।